बच्चों, इस अध्याय का पहला भाग का वीडियो देखने के बाद आपको इतना पता ज़रूर चल गया होगा लेखिका मृदुला गर्ग ने कैसे अपनी नानी की प्रशंसा की है, उनके बारे में बताया है और अपनी माता के बारे में बताया है। अब वो जिनके बारे में बताने वाली हैं वो उनसे भी 4 कदम आगे हैं, अपनी परदादी के बारे में। अगर उनकी बात की जाए तो उस समय के समाज से वो बिल्कुल हटकर चलती थी, लीक से हटकर हमेशा काम करती थी, परंपराओं से हटकर करती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था, एक प्रतिज्ञा ले रखी थी, अगर ईश्वर की कृपा से, खुदा के फजल से अगर उनके पास 2 धोतियाँ यानी 2 साड़ियाँ हैं, ठीक है, अगर तीसरी साड़ी हो गई तो उसको दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह को बहुत यानी दया को बहुत महत्व दिया गया है, तो ये बात उनकी गलत नहीं मानी जाती थी। लेकिन अगर यहाँ तक बात होती तो सही था। आगे देखिए उन्होंने क्या मन्नत मांगी। जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू यानी पोते की बहू को पहला बच्चा लड़की हो। अब देखिए ये बड़ी सोच रखने वाली वो महिला थी। आज के समाज में भी ऐसा है कि जिनके यहाँ पहला बच्चा होने वाला होता है वो चाहते हैं हमेशा पहला बच्चा पुत्र ही हो। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों की भी यही थिंकिंग काफ़ी हद तक अभी भी है। लेकिन उस समय देखिए आज़ादी से पहले की ये बात है कि परदादी कैसे पोती की मांग कर रही है और लोग जानते थे, लोगों का ऐसा मानना था कि भगवान का और परदादी का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, दोनों के तार बेतार जुड़े हुए हैं। इधर से वो तार खींचती, उधर से ईश्वर उनकी बात सुन लेता था। उनकी ऐसी बात सुनकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर का फितूर सवार था कि भाई लड़की ही होनी चाहिए। उनके फितूर का कोई वाजिब वजह ढूंढने को न मिली, क्योंकि यह भी नहीं कह सकते थे कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं हुई। लेखिका के पिता की भी 2 बहनें थी और लेखिका के दादा की भी 2 बहनें थी, तो ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं हुई। तो वो बार बार बदस्तूर यानी परंपरा के अनुसार वो जाती रही मंदिर और अपनी जो है अपनी मनसा को यानी अपने मन की इच्छा को दोहराती रही। ऐसा लगता था जैसे सीधे वो भगवान से बात कर रही है और भगवान उसको कह रहे हैं तथास्तु। वो इसलिए वो तैयार थी, मेरी परदादी तैयार थी कि मेरी गोद में अगर पहला बच्चा खेलेगा तो वो पोती ही होगी। अब दादी की ये आरजू इस कदर रंग लाई, देखिए ईश्वर ने इतनी सुनी उनकी बात कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। ले पोती ले, एक के बाद एक 5 पोतियाँ हो गई। 6ठे नंबर पर उनका भाई पैदा हुआ था। अब देखिए लोगों में ये बड़ी ही चर्चा का विषय था उस गांव में कि जो परदादी है भगवान उनसे सीधी तरह से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। वो भगवान की बात मानती है और भगवान उसकी बात मानते हैं। और अफरा तफरी मचने का ये कारण एक और इन्होंने बताया है कि एक बड़ा नामी ग्रामी चोर गांव में घुस आया। हुआ यूँ कि शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली में, नकुड़ गांव था लेखिका का, नकुड़ की हवेली में से तमाम मर्द जो उनके घर के जो भी जेंट्स थे लेखिका के, वो शादी बारात में गए हुए थे किसी दूसरे गांव में और औरतें रत जगा कर रही थी, यानी रात को गा बजा रही थी, नाच रही थी। अब परदादी ठहरी बूढ़ी, वो किसी और कमरे में जाकर लेट गई। अब जो ढोलक की ताप और नाच गाने के शोर से बचने के लिए जो चोर था उसको सारा पता था कि ये किसका कमरा है, ये किसका कमरा है, ये किसका कमरा है। तो लेखिका जो परदादी थी वो अपना कमरा छोड़कर किसी दूसरे कमरे में लेट गई। चोर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि परदादी यहाँ सोई हुई है। चोर दबे पांव उसी कमरे में जा घुसा। चोर के जाने के बाद अब बूढ़ा शरीर है, जरा सी आहट में ही आँख खुल गई उनकी। उन्होंने आवाज़ लगाई, कौन है? माँ ने जैसे ही पूछा कौन है तो चोर कहता है, जी मैं। पानी पिला, दादी ने कहा। जी मैं?
चोर झिझक कर रह गया, क्योंकि वो ठहरे हवेली वाले और चोर के हाथ का पानी पिएंगे। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, ये लोटा ले, कुएं से पानी भर ला, क्योंकि हर घर में, हर बड़े घर में एक कुआं ज़रूर होता था। पानी पीने का पानी उसी में से ही लिया जाता था, तब कुएं का पानी भी साफ रहता था। पर देख, कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। अब उसने कहा था लोटे के लिए कि लोटे पे कपड़ा कसकर बांधना और जब इसमें पानी डालो तो उसको अच्छे से छान लेना। लेकिन चोर क्या समझा? चोर ने सोचा कि अंधेरे में भी बुढ़िया को इतना दिखाई देता है कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग, यानी बुढ़िया भांग छानने को कह रही है। भगवान से उसके सीधे तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती है, इस बात पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो दादी बोलती है, बुढ़िया दादी, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के और धर्म संकट के चोर सच कह गया। माँ जी ने कहा, हुआ करे, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लेंगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजियो। जब सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं हैं, उसकी बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ अकबक आया और लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और एक लोटे से पानी पीकर अब हम माँ बेटा हुए, ऐसा चोर को कहा और ये कहा, अब बेटा चाहे तो चोरी कर या खेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया था। सो रोमांचक धंधा चोरी को कहा। रोमांचक धंधा छोड़कर खेती में लग गया। सालों साल लगा रहा। लेखिका ने जब उसको देखा तो वह काफ़ी बुजुर्ग था, उस समय काफ़ी बूढ़ा था। और उसके बाद माँ जी बूढ़ियों के बीच में, दो सनुकों के बीच में मैं अच्छी फंसी, क्योंकि मेरे अंदर जो है, मेरी जो नानी थी, जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने भाग नहीं लेते हुए भी सहयोग दिया, और एक मेरी परदादी जो स्वतंत्र विचारों की थी। दोनों के जीवाणुओं का प्रकोप मेरे अंदर था और मैं जो है उन्हीं की रास्ते पर चली। एक और किस्सा लेखिका बताती है, 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, तब सब लोग जश्न मनाने के लिए इंडिया गेट गए, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली। लेखिका क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि लेखिका को उस समय टाइफाइड बुखार था और टाइफाइड बुखार उस टाइम जानलेवा माना जाता था। डॉक्टर से सलाह ली गई, लेकिन नाना के मित्र थे जो परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना के परम मित्र उनसे ज़्यादा नाना थे। यानी नाना के जो परम मित्र डॉक्टर थे वो नाना से भी ज़्यादा अपनी चलाते थे। उन्होंने पिताजी को मना कर दिया कि बच्ची को लेकर नहीं जाना है। उस समय लेखिका की आयु 9 वर्ष थी और पिताजी जो बात बात पर आज़ादी की दुहाई देते थे, उनकी नाना जी के सामने, नाना जी के मित्र के सामने एक न चली। काफ़ी रोई लेखिका, जैसे उनकी इकलौती गुड़िया टूट गई हो। लेकिन पिताजी ने उन्हें एक उपन्यास पढ़ने को दिया जिसका नाम था ब्रदर्स कारामजोव। लेखिका उसको ज़्यादा नहीं समझ सकी, कुछ पढ़ा, कुछ जो पढ़ा वो नहीं समझ पाई, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन वो रोना धोना भूल गई, क्योंकि लेखिका जो बनना था, किताबों से जो प्यार था। फिर उसके बाद लेखिका ने कहा, लेकिन हाँ, उसका एक पार्ट जो बच्चों को लेकर था, बच्चों पर हुए अत्याचार को लेकर था, वो लेखिका को कंठस्थ याद हो गया। माँ जी की मन्नत का असर, यानी जो परदादी थी उनकी मन्नत का असर ऐसा हुआ कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। पहले लड़कियां बड़ी हीन भावना का, ये तो लड़की है, ये तो लड़की है, एक तरह से उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती थी कि कुछ कर ही नहीं पाएगी, इसको सिर्फ घर का काम करना है, दूसरों की सेवा करनी है। लेकिन स्वतंत्र विचारों वाली परदादी का ऐसा उन पर असर था कि वे कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुई और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए
लीक से हटकर चलती रही, लीक पर चलने से इनकार कर दिया। लीक यानी एक ही रास्ता, एक ही परंपरा पर चलते रहना, ऐसा उन्होंने नहीं माना। तो मुझे विश्वास है आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। इसका एक पार्ट और रहता है जो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।